तो यार हमारी एपिसोड की शुरुआत में अमेरिका का मिलिट्री प्लेन पिकल को कैरी करते हुए सीधा जापान लैंड करता है। यहाँ तक इसको न्यूज में भी कवर किया जा रहा होता है। कैप्टन स्ट्राइडम और बाकी घर बैठ के दोनों के दोनों अपनी आंखों से देख रहे होते हैं। हमें दिखाया जाता है पिकल पूरे तरीके से शांत होता है। उससे पूरे चारों तरफ से काफी सैनिक ने कवर कर रखा होता है। तो यार यकीन करो ये प्रोटेक्शन पिकल के लिए नहीं है बल्कि लोगों को पिकल से बचाने के लिए है। क्योंकि यार अमेरिका मिलिट्री से तो बेहतर कौन ही जानता होगा कि जब पिकल को गुस्सा आ जाता है वो कितना ज्यादा डिस्ट्रक्टिव होता है। पिकल डेमो देख ही अमेरिका से आ रहा है, बाकी घर बैठ के उसे अपने टेलीविजन में देख रहा होता है। उसका बड़ा सा कद, उसकी आंखें देख के ही बड़े बड़े से डोले, सिर्फ देखने से ही बाकी के चेहरे से पसीना छूटने लगता है। बाकी महसूस कर पाता है वो आखिर किस कदर स्ट्रॉन्ग होगा। पर सिर्फ ये चीजें नहीं होती जो कि बाकी को ये सोचने पे मजबूर कर रही होती है। बाकी काफी एक्सपीरियंसफुल फाइटर है, वो काफी स्ट्रॉन्ग अपोनेंट से लड़ चुका है। बाकी अपने अपोनेंट को देख के ही पहचान कर लेता है कि कौन सा असली डायमंड है। बाकी कैप्टन स्ट्राइडम से सहमत होकर कहने लगता है, कैप्टन ये तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अब जबकि जो न्यूज कवर वाली वहां पे रिपोर्टर मौजूद होती है वो काफी ज्यादा फेमस होती है। उसका नाम मिस आइजावा होता है। उसके हेडक्वार्टर से उसे कहा जाता है कि पिकल के थोड़ा करीब जाके इंटरव्यू लेने की कोशिश करो। जो सुन के मिसेस आइजावा ठीक ऐसा ही करती है, जबकि मिलिट्री उसे रोकने की कोशिश भी करती है। और तब तक मिसेस आइजावा पिकल के काफी ज्यादा करीब आ चुकी होती है। यहाँ तक पिकल भी महसूस कर पाता है कि ये लड़की पूरे तरीके से पिन पैक है और एक फाइनल पीस है। एक बार पिकल इस बात को महसूस कर लेता है तो तभी उसका उसी वक्त रैप कर डालता है। उस बेचारी को बचाने के लिए सैनिक फौरन से पिकल पे ठुड्डे मारना शुरू करता है, पर पिकल को उनके पंचेस और उनकी लातों का महसूस तक ना हो रहा होता। पर बस पिकल अपना काम जारी रखता है। ये प्रूफ करता है कि जैसे आज थर्डनेस है पहले भी ऐसे ही हुआ करती थी। ये अश्लीलपन और थर्डनेस का कोई हल नहीं है। हमने अपने जदीद दौर की सारी चीजें छोड़ चुके हैं सवाए थर्डनेस के अलावा। ये सब भी बाकी ने अपनी आंखों से घर बैठ के टेलीविजन में देखा होता है। बाकी ये देख के कांप उठता है। तब तक सारी की सारी मिलिट्री ने अब पिकल की ओर गने अपनी ताड़ी होती है। खैर यार पिकल अपने काम से फारिग हो जाने के बाद यहीं पे सो जाता है। दूसरी में कहानी अल्बर्टो आइंस्टाइन पे जाती है, जो कि वही काफी मशहूर तरीन साइंटिस्ट होते हैं। वो यहाँ पे अपनी थ्योरी पेश करते हुए बोलने लगते हैं, जब हमारी धरती में डायनासोर्स वगैरह का राज हुआ करता था। सैल्यूट डायनासोर्स की पावर क्या की सारी सी बात कोई और क्रीचर टिक ना पाता होगा, पर उसका भी एक ठिकाना था जो मीटियोर अर्थ में क्रैश हुआ। अब उसके क्रैश होने के बाद हुआ कुछ इस तरह, उसमें से काफी डस्ट पार्टिकल्स वगैरह ने एक क्लाउड की शक्ल ले ली थी। हाँ ठीक सुना, बिलियंस ऑफ क्लाउड, जिन्होंने पूरे तरीके से आसमान को कवर कर लिया। इसके कारण सूरज की एक रेस तक भी धरती तक ना पहुंच पा रही थी। और बस कुछ ही देर में यहाँ तक अर्थ का भी टेम्परेचर स्पेस जैसा होने लगा। उसने पूरी की पूरी धरती को ही जमा दिया। और यहाँ तक उस दौरान एक इंटेंस बैटल भी चल रहा था, एंशिएंट क्रीचर वर्सेस एंशिएंट ह्यूमन। इसी टेम्परेचर ने यहाँ तक बैटल को चलते चलते ही जमा दिया। टेम्परेचर इंतहाई ज्यादा लो था, -270.5 डिग्री सेल्सियस। जबकि इम्पैक्ट की इस कदर ज्यादा होने की वजह से इसने अर्थ क्रस्ट की प्लेटें को ही शिफ्ट कर डाला। इसी के कारण एक स्टेबल साल्ट रॉक ने पूरे बैटल को प्रिजर्व कर डाला। की फाइट की वजह से डायनासोर ऑलरेडी काफी ज्यादा जख्मी हो चुका था, उसको रिवाइव करना नामुमकिन था। जबकि पिकल अपनी ठीक ठाक कंडीशन में था तो उसे रिवाइव करना पॉसिबल हो गया। और जो जापान के एयरपोर्ट में वो वाकया हुआ है, जो उस फीमेल रिपोर्टर के लिए काफी ज्यादा दुख है। पर आप सबको भी ये बात समझने की जरूरत है, पिकल जो है वो एक हैवान है और बहुत पुराने दौर से आया है कि दुनिया में ऐसा कोई रूल नहीं होता था कि तुम लड़की को नहीं छू सकते, तुम्हारा जब मन करे चढ़ जाओ। यहाँ पे पिकल को आए हुए कुछ टाइम हो रहा होता है और अल्बर्टो आइंस्टाइन की स्पीच के बावजूद भी मिस आइजावा के फैन ठीक उसी जगह पे आके पिकल के खिलाफ प्रोटेस्ट कर होता है जिस आर्मी बेस में उसे रखा गया होता है। आर्मी की सिक्योरिटी काफी ज्यादा टाइट होती है ताकि कोई एंशिएंट क्रीचर तक जाने की हिम्मत भी ना करे। तभी वहां पे एक ऐसा शख्स आता है जो कि इंसानों से कई गुना ज्यादा बढ़ के था। हाँ ठीक समझे, दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट क्रीचर यूजिरो हानमा। और यार हम सबको यूजिरो हानमा का स्टाइल पता है, वो फ्रंट गेट से जाता है। यूजिरो हानमा यहाँ पे आते सारी बोलने लगता है, मुझे पता है पिकल का ठिकाना यहीं पे है, मेरा रास्ता छोड़ो। दूसरी ओर हम रेट्सू को भी देखते हैं जो कि चुपके से इस बेस में स्नीक करने की कोशिश कर रहा होता है। कहानी पिकल पे जाती है जहाँ पे उसे आइसोलेट करके रखा गया होता है और उसे खुश करने के लिए यहाँ तक एक प्लास्टिक का ड्रैगन भी उन्होंने क्रिएट किया होता है। अरे वाह, जरूर
200 मिलियन साल पुराना ह्यूमन है, लेकिन पागल नहीं है वो। यहाँ तक अमेरिका का अपना सोल्जर भी बोलने लगता है ये क्या बुलशिट इन्होंने बनाई है। और सोचो इसे बनाने में 1 महीना भी बर्बाद किया। दरख्त के अंदर उसके लिए केफ, टायर और मैगजीन वाला क्यों रखी है, ऊपर से फिश टैंक के साथ ही साथ प्लास्टिक का डायनासोर। अब ये सैनिक क्या है, ये मुझे अपने जनरल से ज्यादा समझदार लग रहा है। बिल्कुल मैं भी यही सोच रहा था। कहानी रेट्सू पे जाती है जो कि इस बेस के अंदर छुप के बैठा हुआ होता है। उस दौरान रेट्सू अपने मन में सोच रहा होता है, मुझे मालूम है कि ये मेरे ग्रेट सीकिंग टाइटल के खिलाफ है, फिर क्या करूं, आदत से भी तो मजबूर हूं। जब से मैंने उस एंशिएंट क्रीचर पे अपनी नजरें ठिकाई है, मैं खुद को उसके बारे में सोचने से रोक नहीं सक रहा। कितना स्ट्रॉन्ग है वो आखिर। यहाँ पे रेट्सू एक गार्ड के पीछे ब्लेंडेड हो जाता है, वो भी कुछ इस तरह से कि वो सैनिक जैसे ही अपना कदम लेता था तो उस दौरान ठीक उसी दौरान रेट्सू भी लेता था। टाइम में ना कि आगे का फर्क था और ना कि पीछे का, बिल्कुल एग्जैक्ट टाइमिंग। यहाँ तक अपनी प्रेजेंस को पूरे तरीके से छुपाने के लिए रेट्सू अपनी सांस का पैटर्न भी उसके साथ मैच कर लेता है। कहानी एक बार फिर से यूजिरो हानमा पे जाती है। वहाँ पे उन सैनिक को थोड़ी देर में अंदाजा हो जाता है कि यूजिरो हानमा किस कदर स्ट्रॉन्ग है। सारे के सारे सैनिक अपनी जान बचाने के चक्कर में आपस में ही लड़ना शुरू कर डालते हैं। वो लोग एक दूसरे को इस्तेमाल होते हैं कि उनका खून से कचूमर निकल आता है। टेस्ट करने वालों को भी समझ में नहीं आ रही होती क्या कर चल क्या रहा है। इसी दौरान यूजिरो हानमा बेस के अंदर घुसने से पहले उन्हें रुकने के लिए कहता है। यहाँ पे हमें मालूम पड़ता है वो लोग इसलिए ये सब कुछ कर रहे थे। वो लोग चाहे जरूर अगर यूजिरो हानमा से लड़ते हैं या फिर भागने की कोशिश करते हैं तो इनका हाल जो अभी आपस से एक दूसरे की वजह से हुआ है इससे भी कई गुना ज्यादा बदतर होता और फिर आखिर में मौत इनका इंतजार करती। यही बात उन सैनिक्स को पता चल गई होती है जिस वजह से वो आपस में ही लड़ने लगे थे अपने आप को बचाने के चक्कर में। यही देख के यूजिरो हानमा उन्हें बोलने लगता है, तुम लोग समझदार हो और इसी समझदारी के तौर के इनाम के लिए मैं तुम लोगों की जानों को बख्श देता हूँ। कहानी रेट्सू पे जाती है जो कि उसी सैनिक के साथ ब्लेंडेड हुआ होता है, जिसके कारण उसे पिकल की लोकेशन का बेस के अंदर अंदाजा हो जाता है। और वो जब वहां पे पहुंचता है तो बेस के अंदर भी उन्होंने एक और छोटी सी बेस बनाई होती है। रेट्सू वेंट का सहारा लेके चुपके से घुसने की कोशिश करने लगता है तो उससे मालूम पड़ता है कि वेंट्स वगैरह ऑलरेडी ओपन है। इसका मतलब है कोई ऑलरेडी बेस में घुस चुका है। अब यही जान के रेट्सू पिकल की जो आइसोलेशन तक पहुंचता है तो वो वहां पे अपने से पहले कोशो शिनोगी को पाता है। रेट्सू को यहाँ पे देख के कोशो शिनोगी मुस्कुराते हुए बोलने लगता है, तो अच्छा तुम भी पिकल के लिए यहाँ पे आए हो। ख्याल में उसकी ताकत का नमूना हम सब के दिमागों में घुस चुका है। तुम भी यही सोच रहे हो कि तुम उससे मिलना चाहते हो और अगर ये पॉसिबल हो तो तुम यहाँ तक लड़ना भी चाहते हो। चाहे जरूर हम एक जैसा सोचते हैं मगर मैं यहाँ पे पहले आया हूँ रेट्सू, तो मैं जाना पड़ेगा। हालांकि जबकि कोशो शिनोगी ने यहाँ पे पहले आने की बात कर दी होती है, हमें दिखाया जाता है जिस गिलास के अंदर पिकल को बंद करके रखा होता है वहीं पे उस प्लास्टिक के ड्रैगन के अंदर से डोपो ओरोची निकलता है। बाहर निकलते सारे डोपो ओरोची यहाँ पे बोलने लगता है, आय शिनोगी, जहाँ तक पहले आने की बात है तुम यहाँ पे पहले नहीं हो बल्कि तुम्हारे बजाय मैं यहाँ पे पहले पहुंचा। पर उल्टा अब जबकि डोपो ओरोची ने पहले आने की बात कर दी होती है, जैक हानमा फिश टैंक में से निकलते हुए बोलने लगता है, ना कि तुम में से कोई और बल्कि मैं पहले आया। अब जबकि सारे लोग सामने आ रही है तो कोकी शिबुकावा, केत्सु और जाकू भी कहीं से आ टपकते हैं। अब सबके मन में यहाँ पे एक सवाल होता है, तो हम में से फिर लड़ेगा कौन पिकल से? तो आगे से डोपो ओरोची बोलता है, से कई गुना ज्यादा जरूरी सवाल यह है पिकल क्या कर रहा है। और हमें दिखा जाता है ये क्या दुनिया कितने खतरनाक स्ट्रॉन्ग फाइटर जैसे कमानो एक ही जगह में जमा है। पिकल को मालूम होता है कितने सारे फाइटर्स एक साथ घुसाया, ये जानने के बावजूद भी पिकल आराम से सोता रहता, उनमें इंटरेस्ट शो किए बगैर। यही बात सारे वॉरियर्स को अब चुभने लगती है। जैक हानमा यहाँ तक गुस्से में उसकी केस पे लात भी मारता है। चूंकि उन्होंने शैतान को याद किया होता है तो शैतान बाहर भी निकल आता है और हम देख पाते हैं यार पिकल का कद इन सारे के सारे वॉरियर्स से आकर कितना ज्यादा बड़ा। यहाँ तक जैक हानमा से भी। पिकल को अपनी आंखों से देखने के बाद सारे फाइटर्स के चेहरों पे जरा लुक को तो देखो, इतने सारे। पिकल फवारे के प्रेशर से मूव करता है। हालांकि सारे फाइटर्स में से जो सबसे पहले उसका इंटरेस्ट पिक करता है वो यूजिरो हानमा होता है। यूजिरो हानमा मिलते सारे इस एंशिएंट क्रीचर को अपने मॉडर्न वर्ल्ड में वेलकम कहता है। यूजिरो हानमा फिर बाकी फाइटर से सहमत होकर बोलने लगता है, तुम सब तो पुरानी क्रिकेट टीम की तरह यहाँ पे इकट्ठे हुए हो। तो केत्सु यहाँ पे बोलने लगता है, क्योंकि तुम भी हमारी तरह यहाँ पे आए हो तो हमें और तुम्हें फिर फर्क ही क्या रहा। ये सुन के यूजिरो हानमा एक डेडली स्माइल के साथ केत्सु से बोलने लगता है, तू भी यहाँ पे खड़ा है तुझे तो कोई भी नहीं चाहता, ना कि तेरा बाप,
ना कि बाकी। सुन के कार्ड्स को यूं लगने लगता है जैसे कि किसी ने उसके दिल पे छुरा थॉम दिया। अभी भी यहाँ तक यूजिरो हानमा चुप ना होता, उसके सच्चाई और उसकी दोती खोलता जा रहा होता है। तुम यहाँ पे बिना प्लान के आए हो, ये सोचते हुए कि अगर तुम पिकर से लड़ते लड़ते मरने भी वाले हो तो कोई आके तुम्हें बचा लेगा। तुम सिर्फ अपने बाप को खुश करने के लिए एक बहादुर सा चेहरा बनाए रखते हो। एहसान करो अपनी जात पे, यहाँ से खिसक ले। और यही कड़वी सच्चाई यहाँ तक कैट्सू को भी जा चुपती है। कैट्सू को मालूम होता है ये उसका कड़वा सच है, पर फिर भी उसे अपनी प्राइड को भी तो डिफेंड करना है ना। कैट्सू गुस्से में बैठे हुए यूजिरो हानमा पे एक खतरनाक किस्म की किक मारता है। यूजिरो हानमा तो आसानी से उसकी किक को डॉज कर लेता है, पर जब कैट्सू अपने शू की तरफ अपनी नजरें दोहराता है तो वो अपने उसी पैर की शूज की लेसेस नहीं पाता जिससे उसने यूजिरो हानमा पे वार करने की कोशिश की होती है। हिरांगी की तो बात ही होती है, वो लेसेस यूजिरो हानमा के हाथ में होती है जो कि वो उसके मुंह पे दे मारता है और उसे इस बात का एहसास एक बार फिर से दिलवाता है कि वो उसके आगे कचरा है। इसके ठीक बाद यूजिरो हानमा पिका से लड़ने के लिए अपने हाथ के बजाय अपने चेहरे के दम पे उस गिलास को तोड़ के अंदर घुस जाता है। घुसते सारे वो पिकल से सीधा सहमत होकर बोलने लगता है, पिकल मैं जानता हूँ तुम एक एंशिएंट डॉड के प्राउडफुल वॉरियर हो। ये काफी शर्मिंदगी की बात है कि तुम्हारा नाम एक वेजिटेबल के नाम के मुताबिक पिकल रखा गया। मैं जानता हूँ तुम मेरी लैंग्वेज को तो नहीं समझ पा रहे, लेकिन तुम्हें मालूम है मैं तुम्हारे सामने क्यों खड़ा हुआ। जैसे कि एक छोटा सा बच्चा अपनी माँ की जुबान तो नहीं समझता लेकिन उसके प्यार को समझ पाता है, तो मैं भी ये चाहूंगा कि तुम हमारी फीलिंग्स को समझो। हम नो वॉरियर्स यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं तुमसे लड़ने के लिए। हमारे दिल में तुम्हारे लिए काफी बड़ी रिस्पेक्ट है, तभी तो हम यहाँ पे लड़ने आए हैं। माय भी हो इंसानियत के उस इतिहास से जहाँ पे दुनिया के सबसे खतरनाक क्रीचर्स पाए जाते थे, वो अभी सिर्फ अपना पेट भरने के लिए। अगर तुम चाहते तो तुम छोटे क्रीचर्स का भी शिकार कर सकते थे, लेकिन नहीं, तुम्हारी प्राइड तो तुम्हें इजाजत ही नहीं देती थी अपने से छोटे को शिकार करने की। सब कहते हुए यूजिरो हानमा उसके सामने अपना फिस्ट रखता है और ये चीज पिकल भी समझ जाता है कि वो क्या करने की कोशिश कर रहा है। पिकल भी वक्त गवाए बगैर अपना फिस्ट यूजिरो के फिस्ट के खिलाफ लड़वाने लगता है। पिकल को कुछ यूं मालूम हो रहा होता है कि जैसे कि वो टी-रेक्स के खिलाफ ही लड़ रहा है। जिस फीलिंग को महसूस करने के बाद पिकल के चेहरे की स्माइल रुकती ही ना। यार जहाँ तक फिजिकल पावर की ही बात है, देख पाते हैं यहाँ पे पिकल नहीं बल्कि यूजिरो हानमा स्ट्रगल कर रहा होता है। यहाँ तक एक वक्त आता है पिकल तो यूजिरो हानमा को पीछे धकेलना भी शुरू कर देता है। इसी बीच में यूजिरो हानमा मजबूरन अपनी टेक्निक का इस्तेमाल करता है पिकल को पटकने के लिए। यहाँ तक ऐसा करने के बावजूद भी यूजिरो हानमा पीछे गिलास में जा बचता है। इसका मतलब है फिजिक के मामले में पिकल को ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग है। तब यार पिकल जिस खूबसूरती से खड़ा होने लगता है, सारे के सारे वाले इंक्लूडिंग यूजिरो हानमा भी उसकी फिजिक से जेलस होने लगता है, क्योंकि मॉडर्न टेक्नोलॉजी की वजह से इंसान का जिस्म काफी ज्यादा वीक पड़ चुका है और यहाँ तक कुछ ऐसी एबिलिटीज भी है उसके जिस्म में जो उनके पास नहीं है। अरे यार तभी बाहर काफी ज्यादा आर्मी जमा हो जाती है और वो यूजिरो हानमा को बाहर आने के लिए कहते हैं। आने के बाद वो लोग यूजिरो हानमा से मिन्नत समाजत करने लगते हैं, मिन्नतें करने लगते हैं कि प्लीज यार पिकल एक एंशिएंट क्रीचर है, उसे नुकसान मत पहुंचाइएगा। मैं बता दूं जो हायर रैंक्स वाले होते हैं उन्हें ही मालूम होता है कि यूजिरो हानमा कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। उसे यूं मिन्नत समाजत करता देख के और रिस्पेक्ट शो करता देख के यूजिरो हानमा यहाँ से जाने का डिसाइड कर लेता है। पर एक शर्त पे वो कहता है मैं तो यहाँ से चला जाऊंगा, पर तुम लोग जो पीछे बाकी वॉरियर्स हैं उनको गिरफ्तार मत करना, क्योंकि वो लोग भी बस क्यूरियोसिटी के कारण इस वॉरियर को देखने आए थे मेरी तरह। वो कैप्टन फौरन से यूजिरो हानमा की कंडीशन पे एग्री करता है और बाकी वॉरियर्स को भी गिरफ्तार किए बिना उनके घरों तक छोड़ा जा रहा होता है। सारे वॉरियर्स को तो यहाँ से ले गए होते हैं, लेकिन गाया नाम का वॉरियर जो कि कैमोफ्लेज हुआ होता है पिकल के ट्री के साथ, गायल यहाँ से चला जाता है। इसी के साथ हमारी ये वाली एपिसोड यहाँ पे खत्म होती है।